दोस्तों, आज से पहले अनेकों पुनर्जन्म की कहानियां आपने सुना होगा, लेकिन आज की कहानी उन सभी कहानियों से काफी अलग है। आज की कहानी इकलौती ऐसी कहानी है जो कि पुनर्जन्म को हम एक तरह से कह सकते हैं कि पुनर्जन्म पर मुहर लगाती है, क्योंकि आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिस पर वैज्ञानिकों ने भी मुहर लगाया है। इस कहानी की शुरुआत यूपी में स्थित इटावा के एक गरीब ठाकुर परिवार से होती है। सन 1968 में इसी परिवार में एक लड़की का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है सुमित्रा। सुमित्रा जब 11 साल की होती है तो उसके सर से उसके माँ का साया चला जाता है। अब उसके पिता जो हैं काफ़ी परेशान रहने लगते हैं, उसके देख रेख में काफ़ी ही दिक्कतें होती हैं। तो उसके पिता के जो छोटे भाई थे अब उस लड़की सुमित्रा को लेकर के अपने यहाँ चले जाते हैं और वहाँ पर उसकी परवरिश करते हैं। करीब 2 साल बीतता है। 2 साल बीतता है तो उसके पिता अब सुमित्रा की शादी के लिए परेशान होते हैं और महज 13 साल की उम्र में सन 1981 में शरीफपुरा के जगदीश सिंह से हो जाती है। ये परिवार भी उसके पिता के परिवार की तरह ही काफी गरीब था और उसका विवाह होता है। अब वो मायके से अपने ससुराल चली जाती है। धीरे धीरे समय बीतता है। अब इसकी जो परिवार थी, परिवार भी वैसे ही काफी गरीब थी। तो अब पति को भी घर छोड़ करके रोजी रोटी के लिए शहर जाना पड़ता है। अब पति निकल जाता है दिल्ली। अब धीरे धीरे उसके जीवन में थोड़ी सी जो खुशहाली आई थी, वो भी उसकी खुशहाली थोड़ी सी उदासी बदल गई थी, क्योंकि वो उतनी घुली मिली नहीं थी अपने परिवार से, अर्थात अपने सास से, ससुर से उतनी घुली मिली नहीं थी, जिसलिए वो काफी ही परेशान रहती थी। दिन बीतता है, ऐसे ही दिन बीतता है। धीरे 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 3 साल बीत जाते हैं और वो एक पुत्र को जन्म देती है। काफी ही खुश होती है, काफी उसके साथ खुश रहती है, खेलती है, खिलाती है और उसके जीवन में एक काफी ही अलग तरह की खुशहाली आती है, क्योंकि उसने बचपन में ही अपने माँ को खो दिया और वहां से उसको उदासी फिर आई। यहाँ पर भी पति हमेशा उसके साथ नहीं रहता है। अब एक बच्चा आया उसकी गोद में, तो वो अब बच्चे के साथ अधिक से अधिक समय तक रहती है, खेलती है, लाड करती है। अब वह काफी ही खुशहाल रहने लगती है। धीरे धीरे 5 महीने बीतते हैं। अब उसका बेटा भी 5 महीने का हो गया होता है और एक दिन रोज की भांति कुएं पर पानी लेने जाती है। तसला को लेकर के पानी लेने जाती है। पानी आप कुएं से खींचती है, बाल्टी से उसमें रखती है और वो अपने सर पर लेकर के चलती है। अगले ही मिनट उसके सर से तसले का पानी गिर जाता है। दोनों हाथ ऊपर की ओर उसके उठ जाते हैं, दोनों अंगूठे उसके पीछे की ओर हो जाते हैं और वो बिल्कुल मूर्त रूप में खड़ी हो जाती है। दांत से तेज कटकटाहट की आवाज आनी शुरू हो जाती है और उसके सांस की आवाज भी बढ़ जाती है। उसके अंगूठे दोनों पीछे की ओर हो जाते हैं और आंख की जो पुतलियां हैं वो गोल गोल होकर के नाचने लगती हैं। अब कुएं पर तेज आवाज होती है। जो भी आसपास के लोग हैं वो कुएं पर इकट्ठा हो जाते हैं और इस दृश्य को देखते हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारी तरह की बातें अब शुरू कर देते हैं। कुछ लोग भूत, कुछ लोग प्रेत, कुछ लोग डायन, कुछ लोग चुड़ैल, ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि इसमें प्रवेश कर गई है, भूत प्रवेश कर गई है। कुछ लोग ये कहते हैं कि कुछ साल पहले इस कुएं में एक औरत गिर करके मरी थी, अब इसी का भूत इसमें घुस गया है। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये संतोषी माँ का पूजा करती है, काफी ही भक्त है, इसमें संतोषी माँ आ गई है। अर्थात अन्य अन्य तरह के जितने भी तरह के लोग, उतनी तरह की बातें अब शुरू हो जाती हैं और काफी ही डरे हुए, कोई उसके सामने, कोई उसको छूता नहीं है, कोई उसको उस स्थिति से बाहर निकालने का प्रयास नहीं करता है। बहुत सारे लोग डरे हुए होते हैं कि यदि मैंने इसे छुआ तो मेरा क्या होगा। मतलब ऐसी बहुत सारे लोग भ्रांतियों में पड़ करके सिर्फ उसे मूर्त रूप में देख रहे हैं और मूर्ति के समान में वो वहीं पर खड़ी है, दोनों हाथ ऊपर की ओर, आंखें उसके घूम रहे हैं, तेज से उसके सांस चल रहे हैं और दांत से कटकटाहट की आवाज आ रही है और काफी ही लोग डरे हुए हैं वहां पर। ऐसे ही धीरे धीरे ये जो क्रिया है 8 से 9 मिनट तक से चलती है और उसके बाद वो खुद ब खुद अपने मूल स्वरूप में आ जाती है, बिल्कुल ही स्वरूप में आ जाती है और अपने आसपास देखती है कि सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए हैं। अब सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए हैं तो वो तो सोच रही है कि कुछ तो हुआ है, लेकिन कोई कुछ बता नहीं रहा है। वो पूछती भी है कि क्या हुआ है, कुछ हुआ है क्या, लेकिन कुछ नहीं बताया, कोई कुछ नहीं बताया जाता है।
तो वो भी अब वहां से चल देती है, पुनः आती है कुआं पर पानी भरती है और पानी लेकर के अपने घर के लिए चल देती है। घर पर सास ससुर को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता, वो भी कुछ नहीं, इस विषय से तो वो काफी ही अनजान थी, तो वो भी कुछ नहीं बताया। लेकिन कुछ समय बीता तो गांव वालों ने इस घटना के बारे में उसके सास ससुर को भी बताया, तो वो लोग भी अचंभित हो गए, क्योंकि उससे पहले ऐसी घटना घर पर कभी भी नहीं हुई थी। तो वो लोग भी इस घटना से काफी ही अनजान थे और वो भी काफी डरे हुए थे कि क्या हो रहा है इसके साथ। अब धीरे धीरे 10 दिन बीतते हैं, बिल्कुल ही नॉर्मल रहती है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, जैसे पहले रहती थी वैसे ही अब रहती है। लेकिन एक दिन ऐसे ही घर पर रहती है और दोनों हाथ उसके ऊपर की ओर उठ जाते हैं, अंगूठे पीछे की ओर हो जाते हैं, आंख की जो गोले हैं वो घूमने लगते हैं, दांत से कटकट की आवाज आने लगती है, सांस काफी ही तेज चलने लगता है। और जो सास ससुर है घर पर ही रहते हैं, तो ऐसा जब आवाज सुनते हैं तो वो भागे भागे आते हैं उसके कमरे में और देखते हैं कि वो एक ऐसा ही डरावना रूप बना करके वैसे बिल्कुल मूर्त रूप में खड़ी है। वो काफी ही डर जाते हैं। अब धीरे धीरे वो उसकी सास है वो चिल्लाने लगती है, तो अगल बगल के आस पड़ोस के लोग भी खड़ा हो उसके घर में आकर के चले आते हैं और ये दृश्य देखते हैं। तो वो लोग भी इस बात को बताते हैं कि ऐसा ही उस कुएं पर भी पिछले 10 दिन पहले हुआ था। तो वो लोग काफी डर जाते हैं। अब धीरे धीरे ये खबर दिल्ली पहुंचती है, जहां उसका पति काम करता है। पति भी धीरे धीरे भाग करके आता है। जब भाग कर आता है तो बिल्कुल ही नॉर्मल थी, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अचानक एक दिन यह दृश्य वो भी देखता है और काफी डर जाता है। जब यह दृश्य देखता है तो तुरंत जाता है वैद्य जी के यहाँ। तब तक उसकी जो स्ट्रोक है वो ठीक हो जाती है। वैद्य जी आते हैं, उसे चेक करते हैं और कहते हैं कि बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल साधारण है, नॉर्मल है, कोई ऐसी बीमारी नहीं है। वो काफी ही घबरा जाता है। फिर कुछ दिन रहता है, क्योंकि अब वो जाए तो जाए कैसे, यहाँ पर इसकी पत्नी की तबीयत खराब है, छोटा बच्चा है, कुछ हो गया तो क्या करेगा, काफी ही अपने आप को कोसता है और वो नहीं जाता है, वो रह जाता है वहीं पर अपने पत्नी के देख रेख में। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतते हैं। फिर 10 दिन के बाद ऐसा ही एक और स्ट्रोक आता है। जब आता है तो वो काफी ही परेशान होता है। फिर वैद्य जी को लाता है, दिखाता है, तो वैद्य जी को कुछ भी नहीं मालूम चलता है। उनको काफी ही देखता है तो उसे काफी ही बुखार हुआ है, लेकिन फिर वही 10 मिनट के बाद नॉर्मल हो जाता है। उसका पति इस समस्या से काफी ही घबरा जाता है। उसके बाद वो शहर के डॉक्टर से भी संपर्क करता है, लेकिन डॉक्टर इस विषय को नहीं समझ पाते हैं और कोई कहते हैं कि कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा हो सकता है कि कोई भी कारण हो। लेकिन उन्हें समझ से बाहर थी ये चीज, और जो वैद्य थे गांव के, वैद्य को भी ये बातें नहीं समझ में आ रही थी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अब धीरे धीरे दिन बीतता गया। अब एक दिन ऐसा आता है, करीब करीब 5 महीने बीत जाते हैं ऐसे। उसका बच्चा धीरे धीरे अब 10 महीने का हो जाता है और एक दिन उसे ऐसा ही स्ट्रोक आता है। और वो स्ट्रोक आता है उसे, उसका शरीर पूरा तप रहा होता है, उसके हाथ दोनों ऊपर की ओर, अंगूठे पीछे की ओर, जो उसकी आंख की पुतली है वो गोल गोल घूम रही है और दांत से कटकट की आवाज, सांस काफी तेज। लेकिन इस बार का स्ट्रोक हर बार से अधिक था। हर बार कुछ बोलने का प्रयास नहीं करती थी, हमेशा दांत किटकिटाती थी, लेकिन इस बार कुछ बोलने का प्रयास करती है और बोलती है। 3 शब्द बोलती है कि आज से तीसरे दिन बाद मेरी मौत हो जाएगी। अब सब लोग काफी ही अचंभित होते हैं और काफी ही लोग घबरा जाते हैं कि कोई कैसे ऐसे कह सकता है कि मैं मर जाऊंगी 3 दिन के बाद, अपनी भविष्यवाणी कोई कैसे कर सकता है। अब काफी परिवार वाले भी डर जाते हैं, कुछ अगल बगल के लोग हैं वो भी कानाफूसी करते हैं, वो भी काफी सहम जाते हैं कि क्या इसके साथ हो रहा है। कुछ लोग, कोई कुछ समझ नहीं पाता है कि क्या कुछ हो रहा है। अब ऐसे ही 5-6 मिनट उसी अवस्था में बनी रहती है और फिर वो होश में आती है। काफी लोग डरे हुए रहते हैं कि ये क्या कुछ कह रही है। अब पति को बर्दाश्त नहीं होता है और इस बारे में वो बताता है कि क्या तुमने आज कुछ कहा है, तुमको आज फिर वैसा ही स्ट्रोक आया था। तो उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसे कुछ पता ही नहीं था। वो कहती है कि मुझे तो कुछ नहीं पता कि क्या हुआ था। तो वो इस बारे में बताता है कि तुमने कहा है कि आज के तीसरे दिन बाद तुम मर जाओगे। अर्थात जो डेट था वो था 16 जुलाई 1985, जब ये उसे स्ट्रोक आया था। और उसने कहा कि आज के तीसरे दिन अर्थात 19 जुलाई को उसकी मौत है। ये बात वो बताती है तो कहती है कि क्या तुम बकवास कर रहे हो कि मैं मर जाऊंगी। मतलब वो इसे बकवास कहती है, लेकिन हकीकत में उसने ये बात कहा है।
तो उसे भी अब विश्वास हो जाता है कि ऐसा मेरे साथ हो रहा है तो मैंने कहा होगा, और वो भी काफी डर जाती है। अब सिर्फ उसके पास जो उसका कहने के अनुसार सिर्फ 3 दिन उसके पास समय थे। अब लोग घर वाले भी डरे हुए थे और गांव वाले सोच रहे थे कि क्या ये जो कही है वो सत्य है, क्योंकि कोई भी किसी के मौत की भविष्यवाणी पहले ही कर दे ये कहाँ तक संभव है। आज तक तो ऐसा किसी ने न सुना है न देखा है। अब धीरे धीरे ये 16 की बात थी, 17 जुलाई बीतता है, 18 जुलाई बीतता है, अब आता है 19 जुलाई। धीरे धीरे वो काफी ही सावधान रहती है। वो सोचती है कि मैं इससे मर सकती हूँ, मैं उससे मर सकती हूँ, अतः जितनी भी पॉसिबिलिटी है, आग से मर सकती हूँ, पानी से मर सकती हूँ। तो वो आग उस दिन खाना नहीं बनाती है, वो पानी लाने नहीं जाती है, जितनी भी तरीके से उसको लगता है कि मैं मर सकती हूँ वो हर वो काम नहीं करती है। और उस दिन उसका पति, उसका परिवार सब कुछ उसके साथ रहता है। कुछ भी वैसा काम उस दिन वो नहीं करती है कि उसे कुछ मतलब शरीर पर आंच आए, किसी भी तरीका से वो मर पाए। अब धीरे धीरे 19 जुलाई बीतना शुरू होता है, दोपहर बीतता है, अब धीरे धीरे आ जाता है शाम। तो वो अब सोचती है कि अब क्या है, अब तो धीरे धीरे बीत ही गया है, 3 दिन बाद की बात है, तो 3 दिन बाद तो अब होने ही वाला है, क्योंकि जब उसने कहा था वो डेट अब धीरे धीरे बीतने वाला था और उसके भविष्यवाणी के अनुसार 3 दिन बाद ये घटना होने वाली थी। समय बीतता है, धीरे धीरे अब शाम हो जाता है। शाम हो जाता है तो बिल्कुल वो भी निश्चिंत हो जाती है। उसको भी लगता है कि ये जो बात हमने कहा है बिल्कुल भी ऐसे ही कुछ मुंह से निकल गया होगा। तो वो अब जो है वो घर से बाहर निकलती है, गली में निकलती है, तो उसके आस पड़ोस के लोग भी इस बात को जानते हैं, तो वो भी आकर के उससे बात करते हैं। उसमें से एक लेडी होती है जो कि उससे बाहर में उसके खुद चौखट पर जाकर के उससे बात कर रही होती है। बात कर रही है कुछ 15-20 मिनट की बात है कि जब वो 15-20 मिनट ऐसे ही बात करती है तो उसका शरीर ऑटोमेटिक पुनः उसी तरह से बिल्कुल ही खड़ा हो जाता है, लेकिन इस बार कुछ भी वो हरकत नहीं करती है, बिल्कुल खड़ा हो जाती है। अब उसकी जो सहेली है उसे छूती है तो उसका शरीर जो है काफी ही तप्त होता है, बिल्कुल भी हीट होता है, और वो उससे हिलाने की कोशिश करती है लेकिन वो बिल्कुल भी हिलती भी नहीं है, और वो बिल्कुल भी सुन्न एकदम पड़ चुकी थी। उसकी आंखें जो है बिल्कुल बंद हो जाती हैं, मुंह बंद हो जाती है, उसके शरीर का हरकत बिल्कुल ही बंद हो जाता है। अब वो जो लड़की है, जो औरत है, अब जो औरत है वो चिल्लाना शुरू करती है, चिल्लाती है तो उसके घर से भी जो भी उसके पति हैं, उसके सास ससुर है, वो बाहर निकल आते हैं। अगल बगल के आस पड़ोस के लोग भी वहीं पर जमा हो जाते हैं। अब जब ये जमा हो जाते हैं तो देखते हैं कि बिल्कुल ही वो मूर्त रूप में खड़ी हो चुकी है। अब उसे किसी तरह से लिटाया जाता है। अब जब लिटाया जाता है उसके ऊपर पानी के छींटे वगैरह सब कुछ मारे जाते हैं। वैद्य जी को बुलाया जाता है, वैद्य जी आते हैं। अब धीरे धीरे उसका जो शरीर है वो सुन्न पड़ना शुरू हो गया था, अर्थात ठंड, उसके जो शरीर का जो टेम्परेचर है वो गिरना शुरू हो गया था। अब वैद्य जी उसका नब्ज टटोलते हैं तो पाते हैं कि इसके नब्ज में कोई हरकत नहीं है, अर्थात उसे डेड डिक्लेयर कर देते हैं कि वो अब मर चुकी है। अब काफी ही लोग परेशान होते हैं, रोना धोना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो उसने कहा था वो बिल्कुल ही 100% सही हो चुका था। अब कुछ लोग काफी डरे हुए थे कि ये भूत प्रेत का साया कैसा आया। अब काफी डरे हुए थे कि ये जो घटना है मेरे घर तक न पहुंच आए। तो लोग सलाह देते हैं उसे कि अब जल्दी से, अब तो ये मर ही चुकी है, अब जल्दी से इसका दाह संस्कार कर दिया जाए, अर्थात इसे जला दिया जाए, फूंक दिया जाए। तो अब इसकी प्रक्रिया शुरू होती है, क्योंकि आमतौर पर इतना समय होता है, इतना समय लिया जाता है कि शरीर को फूंकने तापने में, ताकि उसके परिवार के लोग भी जो भी उससे संबंधित है वो आकर के मिल सके। लेकिन इसको जलाने के लिए ऐसा कुछ भी इंतजार उसके परिवार, उसके पिताजी जो उससे पाले थे, उसके चाचा जी, किसी का भी इंतजार नहीं किया गया। अब उसे नहाने धोने का काम जो है वो शुरू हो गया। अब उसे नहलाया धुलाया गया, उसके बाद एक कमरे में उसे ले जाया गया और उसे श्रृंगार किया गया, क्योंकि हिंदू धर्म में आपको पता होगा कि जो भी औरतें जिनका पति अभी जिंदा है उनको सभी श्रृंगार, जो श्रृंगार वो करके आई हैं वो श्रृंगार, सभी श्रृंगार उनको करने के बाद ही उनको अंतिम विदाई दी जाती है। ये प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू होती है। ये सारी प्रक्रिया महिलाएं करती हैं, क्योंकि ये प्रक्रिया महिलाएं, जो महिला है तो महिला ही करेगी, पुरुष है तो पुरुष करते हैं। तो महिलाएं ये प्रक्रिया शुरू करती हैं और एक महिला उसमें से निकल करके उस कमरे से भागती है और वो चिल्लाती हुई भागती है। फिर उसके कुछ ही देर के बाद, 1 सेकेंड 2 सेकेंड के बाद
दूसरी महिला निकल करके भागती है, फिर 2-4-5 सेकंड के बाद तीसरी भागती है, फिर चौथी भागती है। ऐसे ही चिल्लाती हुई सारी महिलाएं उसमें से भागती हैं। अब जब भागती हैं तो सबने, किसी ने कहा कि उसने आंखें खोल दी है और आंखें उसकी लगी हैं उसी तरह से घूमने जैसे पहले घूमती थी। अब किसी ने कहा कि उसने दांत किरकिराना शुरू कर दिया है, किसी ने कहा कि वो तेज गति से सांस लेनी शुरू कर दी है। ऐसी ही घटनाएं सबने आकर के बाहर कहा। अब उसका पति भी वहीं पर था। पति जाता है देखने के लिए तो वास्तव रूप से वो जो है अब जिंदा हो गई थी। अब वो काफी ही खुश होता है और वो जाता है उससे गले लिपटने के लिए, लेकिन वो झटकार करके उसे फेंक देती है। अब उसे फेंक देती है और कहती है कि तुम कौन हो, तुम कौन हो। अब वो पति जो होता है काफी हैरान होता है, बाहर चला आता है और गांव वाले ये घटना सुनते हैं, देखते हैं कि ये क्या हो रहा है। अभी तो मरी है, मरे हुए उसके करीब करीब 45 मिनट बीतते ही हैं कि वो पुनः से जिंदा होकर के लौट आती है और पति को नहीं पहचानती है। पति काफी ही हैरान होता है क्योंकि जो उसका बोलने का अब तरीका है काफी बदल चुका था। अब पति काफी हैरान होता है, वो पति को नहीं पहचानती है। अब धीरे धीरे 2-3 दिन बीतते हैं। अब वो उसे अकेला बिल्कुल छोड़ दिया जाता है। अब उसको बच्चा को उसके पास ले जाया जाता है तो बच्चा को ही अपने मानने से इनकार करती है कि ये मेरा बच्चा नहीं है, ये दूसरे का बच्चा है। अब वो बच्चे से भी दूरी बना लेती है, बच्चों को भी अपने पास नहीं रखती है। अब वह न तो अपने पति से बात करती, नहीं अपने सास से बात करती, न अपने ससुर से बात करती। अब धीरे धीरे 2-4 दिन और बीतते हैं तो वो भी धीरे धीरे बात करना शुरू करती है। लेकिन वो जो अब बात करती है काफ़ी ही सुलझे हुए पढ़े लिखे इंसान की तरह बात करती है, हिंदी में बात करती है और काफ़ी ही बेहतरीन, ऐसा लगता है कि वो काफ़ी ही पढ़ी लिखी है, इस तरह से बात करती है। और जो पहले की जो उसकी पत्नी है वो बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं है, वो उतना ही पढ़ी लिखी है कि सिर्फ अपना नाम लिख सकती है। अब उन लोगों को काफ़ी ही अचंभा लगता है कि एक बिना पढ़ा लिखा, जो कि पहले कुछ भी नहीं पढ़ा लिखा, उसका 13 वर्ष की अवस्था में शादी हो जाती है। अब ये जो है ये बिल्कुल ही अब फराटेदार हिंदी बोलती है, इंग्लिश भी काफ़ी अच्छी बोलती है। तो काफ़ी ही इन्हें अचंभा लगता है और ये बातें धीरे धीरे आसपास के गांव में भी ये फैल जाती है कि ऐसा ऐसा हुआ। एक औरत जो कि मरने के 45 मिनट के बाद पुनः जीवित हो गई और जब जीवित हुई तो कुछ अलग ही तरीका से बात कर रही है। ये बात आस पड़ोस में धीरे धीरे फैल जाती है। अब धीरे धीरे ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं तो एक दिन वो अपने पति से कहती है कि मुझे एक पेन और पेपर चाहिए। तो पति ला करके पेन और पेपर दे देता है। वो उस पेपर पर कुछ लिखती है और एक लिफाफे में बंद करके कहती है कि इस जो भी लिफाफे पर एड्रेस डालती है, कहती है कि इसे ले जाकर के पोस्ट कर दो। तो पति बेचारा सीधा साधा आदमी, बिल्कुल भी वो भी पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो उसका ये काम करता है और पोस्ट कर देता है। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं, पुनः एक पत्र लिखती है और धीरे धीरे ऐसे ही करके कुल 5 पत्र लिखती है। अब 5 पत्र लिखती है तो कुछ दिन और बीतते हैं। धीरे धीरे ये जो घटना है 3 महीने और बीत जाती है। 3 महीने बीतने के बाद एक आदमी आता है और वो कहानी सुनाता है कि क्या ऐसी कोई इधर महिला है। तो अगल बगल के लोग कहते हैं कि हाँ, एक गांव में ऐसा है। तो वो उसके दरवाजे पर ले जाते हैं और दरवाजे पर ले जाते हैं तो उसके पति को बाहर से बुलाया जाता है। जब बुलाया जाता है तो वो उस आदमी से उसका पति बात करता है इस विषय को लेकर के। तो उसने कहा कि हाँ ऐसी बात है, लेकिन आपको कैसे पता चला। तो उसने कहा कि लेटर के माध्यम से मुझे पता चला। तो वो अचंभित हो गया कि ये तो न इसके परिवार का आदमी है, नहीं तो ये कोई और है। और ये कह रहा है कि उस महिला को हम जानती है और ये जो महिला है वो उसको लेटर लिखी है और वो आकर के इससे बात करना चाहता है। तो इतने में ही जो सुमित्रा है वो उसकी आवाज़ को सुन लेती है और आवाज़ को सुन लेती है तो वो पहचान जाती है और जा करके उस आदमी से लिपट करके रोने लगती है और कहती है, पापा आप इतने देर लगा दिए आने में, जबकि मैं आपको कई पत्र लिखी और क्या आपने मेरी हैंडराइटिंग नहीं पहचानी। और वो बोलती है कि पापा मैं शिवा हूँ, क्या आपने नहीं पहचाना। तो वो आदमी बिल्कुल भी उसे नहीं, क्योंकि उसके चेहरे से तो बिल्कुल ही वो शिवा नहीं थी। शिवा का चेहरा अलग, सुमित्रा का चेहरा अलग, तो वो आदमी नहीं पहचानते हैं। लेकिन उसने जो लेटर लिखा था उस लेटर के बेस पर उन्होंने एक कुछ चीजें लाई थी, क्योंकि उस लेटर में उसने वही लिखा था कि मैं शिवा हूँ। तो उस लेटर के माध्यम से उन्होंने लेकर के आया कुछ वैसी चीजें
जो कि सिर्फ शिवा ही पहचान सकती है। तो उन्होंने एक एल्बम लाया, उस एल्बम में कुल 23 फोटो थी जो कि अलग अलग लोगों के थे जो कि उस शिवा से रिलेट करते थे। तो उन्होंने उससे पूछना शुरू किया। वो पूछते हैं कि ये कौन है, तो उसने बताया कि ये मेरी माता है। ये कौन है, तो ये मेरा भाई है। ये कौन है, तो ये मेरे चाचा है। ये कौन है, तो ये वो है, ये वो है, ये मेरी 2 बहनें हैं। सब कुछ सही सही बताया। उसके ससुराल के बारे में भी पूछा गया, तो ससुराल में ये कौन है, पति है, ये कौन है, सास है, ये कौन है, ससुर है। सब कुछ के बारे में सही बताया। कुल 23 फोटो उन्होंने लाए थे। उन 23 फोटो में सब कुछ सही बताया, लेकिन उन सभी फोटो में से एक फोटो पर जब उन्होंने हाथ रखा तो वो चुप हो गई और वो कहने लगी कि ये रमा है और इसी ने मेरे सर पर एक पत्थर से वार किया था और जिसके चलते मेरी मौत हो गई थी। और सब लोग ये हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसने जो भी कुछ बताया था बिल्कुल ही सही बताया था। अब उसके जो पिता तथाकथित जो पिता थे, अब उनके आंखों से आंसू आने लगते हैं। सब लोग ये देख करके बिल्कुल ही हैरान रह जाते हैं। तब उसके पिता एक और चीज पूछते हैं कि तुम्हारी फेवरेट चीज क्या है। तो उसने कहा कि जो मेरी फेवरेट है वो मेरी घड़ी है और ये इस अलमारी में यहाँ पर रखी हुई है और वो जो घड़ी थी वहीं पर रखी हुई थी। उन्होंने पूछा कि तुम्हारा फेवरेट साड़ी कौन है, तो उसने उस साड़ी के बारे में भी बिल्कुल सही से बताया कि वो पीली रंग की साड़ी उस कपाट में रखी हुई है। तो वो बिल्कुल ही सही थे। अब उन्होंने उसे गले लगा लिया और काफी ही रोने लगे। अब इस कहानी को स्वयं शिवा आगे बढ़ाती है और बताती है कि हम लोग इटावा के रहने वाले हैं और इटावा के रहने वाले हैं। हमारी शादी इटावा के ही एक गांव दिबियापुर में हुआ है और मुझे 2 बच्चे भी हैं। इन सभी बातों पर उसके पिता मुहर लगाते हैं और वो बताती है वो सारी घटना कि कैसे क्या कुछ हुआ। उसने बताया कि कुछ कलह थे परिवार में, उस कलह को लेकर के मारपीट हमेशा हुआ करती थी और मारपीट होने के कारण मुझे एक दिन ऐसा किया गया कि मेरे साथ मारपीट की गई और मेरे सर पर जो मेरी ननद है वो रमाबाई, वो उसने मेरे सर पर पत्थर मारा और मेरी मौत हो गई। और इन सभी बातों को शिवा के पिता जो कि सियाराम त्रिपाठी जिनका नाम है, उन्होंने कहा कि नहीं ये बातें जरूर थी। और आगे उन्होंने बताया कि ये तुम्हारी लाश जो मिली वो रेलवे ट्रैक पर मिली और रेलवे ट्रैक पर मिली और मुझे बिना बताए हुए उस लाश को जला दिया गया और मेरा इंतजार तक नहीं किया गया। मैंने पुलिस कंप्लेंट भी किया और उस परिवार के बहुत जो भी सदस्य थे सबको जेल हुआ, लेकिन सबूतों के अभाव में सबको छोड़ दिया गया। अब धीरे धीरे दोस्तों ये जो खबर है अखबारों में भी जगह पाने लगी, नेशनल मीडिया इंटरनेशनल मीडिया में भी खबर इसकी छपने लगी। अब धीरे धीरे जो भारत के मनोवैज्ञानिक थे वो भी आकर के इस पर रिसर्च करने लगे और रिसर्च किए। धीरे धीरे मनोवैज्ञानिकों को इस विषय पर आया कि नहीं बिल्कुल ये सत्य है। उसके बाद अभी भी विश्वास नहीं हुआ तो कुछ विदेश के वैज्ञानिक भी आए, उन्होंने भी रिसर्च किया और रिसर्च करके ये बहुत सारे लोगों से बात किए, खुद जो इसमें विक्टिम है उनसे बात किए, उसके आस पड़ोस से सबसे बात किए, बहुत सारे सैंपल इकट्ठा किए। जो कि पुनर्जन्म पर रिसर्च करने वाली टीम है वो भी इस पर काफी ही रिसर्च की, काफी लंबे समय तक रिसर्च की और अंत में इसे वैज्ञानिक तौर पर पुष्टि मिली कि नहीं ये जो घटना है बिल्कुल रियल है। अब इस घटना के बाद हम लोग बात करें कि दोनों किरदारों का क्या हुआ। तो जो जगदीश हैं वो उनकी 2008 में जाकर के मृत्यु हो जाती है और जो सिया हैं जो कि पहले सुमित्रा थी अब वो सिया हो चुकी थी, इनकी मौत 1998 में होती है और यहीं पर ये जो कहानी होती है खत्म होती है। तो दोस्तों खबरदार, होशियार,